बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट एथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू प्रॉफिट। कि एथिक्स कैसे कंट्रीब्यूट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में, ठीक है। और कैसे अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और एथिकल स्टैंडर्ड का जो है कस्टमर को कैसे हम वो बना सकते हैं, मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको जो है कंपेटिटिव पोजीशन में ला सकते हैं, ठीक है। तो एथिक्स का ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या लिंक है, ठीक है। और कैसे जो है हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं टुवर्ड्स आवर गोल्स, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम देख लें रिगार्डलेस ऑफ स्टाफ साइज, अगर उसको हम देख लें या हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनजर देख के वो करें, तो कैसे ये प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो अगर आप देख लें तो हमारे जितने भी परफॉर्मेंस होती है कंपनीज की, तो उसको मद्देनजर देख के हम जो है अपना प्रॉफिट जो है बताते हैं कि यार इस साल इतना हुआ है, इतना हुआ है, ठीक है। तो ये भी एथिकल स्टैंडर्ड का जो है ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट पे ज़्यादा हिसाब है, ठीक है। अब चूँकि हमारे कुछ बिज़नेस फ्रेमवर्क है जिसको हमने पढ़ना है, और उसके लिहाज से जो है हमने ये देखना है कि कैसे जो है ये हमारा प्रॉफिट जो है बढ़ता रहता है, ठीक है। और अब जो है हमारे कुछ फ्रेमवर्क है जो हमने पढ़ने हैं कि बिज़नेस एथिक्स में इसका क्या रोल है, ठीक है। इसमें हमने ये देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस एथिक्स क्या है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो उसमें हमने ये बता दिया कि यार इसमें बिज़नेस एथिक्स क्या है, कि इसकी हिस्ट्री क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। अब जो है हमने ये देखना है स्टॉक होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ क्या है, ठीक है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप ये हमें सेकंड चैप्टर में अभी देखना है, ठीक है। ये कुछ केस स्टडीज है, ये हम करेंगे साथ साथ में, लेकिन हम जो है सेकंड चैप्टर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ योर सेकंड चैप्टर। कैसे हमने जो है चैप्टर की ऑब्जेक्टिव्स देखनी है, मतलब आइडेंटिफाई अपने स्टेक होल्डर की रोल्स और बिजनेस एथिक्स देखनी है, फिर उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कैसे जो है हमने उसकी ओरिएंटेशन करनी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, और कैसे उसका एक्सप्लोर करना है, ठीक है। और साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमारे स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था लास्ट सेमेस्टर में स्टेक होल्डर क्या कौन से लोग होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसका आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कोई ना कोई इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। वो स्टेक होल्डर होते हैं, ठीक है। अब स्टेक होल्डर कौन कौन से किस्म के हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि उसमें आपके एम्प्लॉयज भी आते हैं, आपके जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर्स, आपके जितने भी इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, मैनेजर्स, और आपके जितने कस्टमर्स होते हैं या आपके जनरल पब्लिक होती है ओपिनियन, वो आपका ऑर्गेनाइजेशन पे कोई ना कोई इम्पैक्ट आ रहा होता है, उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं, ठीक है। अब मुझे ये आप लोग को समझाना है कि बिजनेस एथिक्स इशू में इसका क्या रिलेशन है और कैसे इसको हम जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इफेक्टिव रिलेशनशिप बनाते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब बिजनेस एथिक्स का, ठीक है, तो कुछ कंपनीज इस तरह होती हैं जिसमें आप जो है वो टीम स्पोर्ट बनाते हैं और वो सपोर्ट करते हैं ईच अदर को, ठीक है। और जहां पर बिजनेस होता है, जहां पर भी, तो वहां पर आपके एम्प्लॉयज भी होंगे, आपके कस्टमर्स भी होंगे, आपके शेयर होल्डर्स भी होंगे, आपके जो है इन्वेस्टर्स भी होंगे, सप्लायर्स भी होंगे, और आपके मैनेजर्स वगैरह जितने भी हैं वो आपके फॉर एग्जांपल आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं। तो खामखा उसका इथिकल स्टैंडर्ड के साथ कुछ ना कुछ एसोसिएशन होगा, ठीक है। और कैसे जो है अगर यहाँ पर कोई मसला फॉर एग्जांपल अनएथिकल एक्ट आ जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो खामखा वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, उसमें जो है आपका फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ा सा खराब हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि कुछ डिसीजन जो है वो इंडिविजुअल बनाते हैं, जिस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो क्यों डिसीजन बनाते हैं, ताकि वो मसला हल हो जाए। एक जगह पर मसला आ जाता है तो सारे बंदे तो डिसीजन नहीं ले सकते कि यहाँ पे एम्प्लॉइज भी है, वो भी डिसीजन ले, पीएन भी डिसीजन ले, दूसरा बंदा भी डिसीजन ले। खामखा एक पावरफुल अथॉरिटी होगी जिसने डिसीजन लेना है,
अब स्टेक होल्डर हमें क्या वो बताता है, स्टेक होल्डर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब स्टेक होल्डर फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइज द इंटरनल स्टेक होल्डर। अब इंटरनल स्टेक होल्डर आपके कौन कौन से हैं? एम्प्लॉइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स, ये आपके इंटरनल स्टेक होल्डर आते हैं। मैंने आपको तो ये सिर्फ बताया था लास्ट सेमेस्टर में कि हमारे पास सिर्फ स्टेक होल्डर होते हैं। मैंने आपके साथ ये वजाहत नहीं किया था कि उसमें इंटरनल कौन से हैं और एक्सटर्नल कौन से हैं। ठीक है। अब इंटरनल वो स्टेक होल्डर होते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करते हैं, एम्प्लॉइज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स। एम्प्लॉइज जो भी हो, मतलब पीएन से लेकर वो जितने भी हैं आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपके इंटरनल स्टेक होल्डर कहलाते हैं। वेयर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन होते हैं? अच्छा, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि दोनों का जो है ऑर्गेनाइजेशन पे किसी ना किसी तरह जो है इफेक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, जो भी है वो आ रहा है। ठीक है। अब चूंकि हमने ये डिस्कस करना है कि यार इसमें इंटरनल कौन से हैं, एक्सटर्नल, तो ये आपको मैं वजाहत कर रहा हूँ। एक्सटर्नल वो बंदे होते हैं जिसमें आपके कस्टमर, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, रेगुलेटर्स एंड अदर। अब इसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं? कस्टमर भी है, गवर्नमेंट भी है। रेगुलेटर्स कौन होते हैं? मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। जनरल पब्लिक का ओपिनियन भी आता है, आपके इंटरेस्ट ग्रुप भी आते हैं, आपके कंपटीटर जितने भी हैं वो भी इसमें आ रहे हैं। ठीक है। एंड अदर्स में मतलब आपके कंपटीटर्स वगैरह ये सारे आते हैं। हु एग्री, कोलैबोरेट एंड एंगेज इन कन्फ्रंटेशंस ऑन एथिकल इश्यूज। ठीक है। कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ कोलैबोरेट करते हैं, कुछ एंगेज होते हैं, फिर उसमें कुछ कन्फ्रंटेशन में आ जाते हैं ऑन एथिकल इश्यूज। ठीक है। और मोस्टली जो है एथिकल इश्यूज जो है वो कहाँ पर आ जाती है? बिकॉज ऑफ वैल्यूज, किसी के बिलीफ या पैटर्न में होगा, और कोई इसको राइट कहेगा, कोई रॉन्ग कहेगा, वो स्टेक होल्डर उसमें जो है आ जाते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है इस फ्रेमवर्क में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, और कैसे रिस्पॉन्ड करता है नीड्स, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है उस नीड के मुताबिक, वैल्यूज एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो है डिफरेंट स्टेक होल्डर ग्रुप में। अब इसमें जो है आपने फॉर्मल सिस्टम बनाना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, एथिकल और सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है असल में आपकी एक पॉलिसी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको लोग फॉलो करते हैं। एक स्टैंडर्ड होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसको लोग ज्यादातर फॉलो करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी चीजें जो है इससे काम करना चाहिए। ठीक है। और कौन कौन सी चीजें जो है इसको अपनाना चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक पब्लिश चीजें होती हैं जो आपको मिल जाती है कि यार आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा। In theory, the board of directors provides oversight for all decisions and use of resources. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता है? आपके डिसीजन और आपके यूज ऑफ रिसोर्स के बारे में बताता है। ठीक है। अब इथिकल इश्यूज कहां पर रिलेट हमें कर रहे हैं? इथिकल इश्यूज रिलेट टू द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर्स, इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन एंड कंपनसेशन। ठीक है। तो आपका इथिकल इश्यूज कहां पर आ रहा है? आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ रहे हैं, आपका आया शेयर होल्डर्स के साथ आ रहे हैं, या आपका इंटरनल मतलब जहां पर काम करते हो कंट्रोल में आ रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट में आ रहे हैं, या आपका एग्जीक्यूशन मतलब जो आप कंपनसेट करते हैं उसमें आते हैं, सॉरी एग्जेक्टिव कंपनसेशन उसमें आ रहे हैं। अब इसमें जो है इथिकल लीडरशिप जो है वो उसका भी होना जरूरी है, क्योंकि इथिकल लीडरशिप इज एसोसिएटेड विद अप्रोप्रिएट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है। अच्छा तपरेज, आप सुन रहे हो जो मैं आपको बता रहा हूँ? हेलो तबरेज, आप सुन रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ? जी जी सर, सुन रहा हूँ। क्लियरली आपको सुनाई दे रहा? जी जी। ठीक है, ठीक है। चलिए आप म्यूट कर लें, आप मैं टेस्ट कर दिए। ठीक है जी। अब आते हैं थोड़ा सा फॉर्मल सिस्टम की तरफ कि इसमें अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपका कंट्रोल क्या है इथिकल स्टैंडर्ड में। ठीक है। और उसमें आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे देखना है। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में आपने सिर्फ ये देखना है कि आपका स्टेक होल्डर्स का कैसे आपने एग्जामिन करना है। ठीक है। वो उसका राय क्या है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में वो उसका काम होता है। ठीक है। और क्या वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा स्टेक होल्डर्स को डिफाइन करते हैं। हमने तो फिर पहले वो वजाहत की। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स
employees, supplier, government agencies, communities, and so on others who have a stake, मतलब कोई claim हो in the aspects of company's products, मतलब companies के products में कोई claim हो, या operations में कोई मसला आपको उसका claim आ रहा है, ठीक है, या market में कोई claim आ रहा है उसका, या stake आ रहा है, ठीक है, या industry में, या उसके outcome में, वो stakeholder कहलाता है। मैं दोबारा बताता हूँ, business context में क्या होता है, customers, investors, shareholders, employees, suppliers, government agencies, communities और जितने भी others होते हैं जिसका एम्प्लॉइज सॉरी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई क्लेम या स्टेक आ रहा है, या किसी एस्पेक्ट की वजह से, या प्रोडक्ट्स या ऑपरेशंस या मार्केट इंडस्ट्री या किसी भी आउटकम की वजह से, वो स्टेक होल्डर्स कहलाता है। ठीक है, अब बिजनेस एम्प्लॉइज इस ग्रुप में क्या होता है कि वो बिजनेस में ये देखता है कि कंपनीज और स्टेक होल्डर्स की आप दोनों रास्ते देख लें। ठीक है, कुछ समटाइम्स ये भी होता है कि आपके नेगेटिव प्रेस आ जाती है किसी कुछ एक्टिविटी पे, लेकिन ये भी स्पेशल ग्रुप होता है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप होता है, इसमें वो आ जाता है। ठीक है, ये कुछ लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। अच्छा, ठीक है, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट जब वो आ जाता है तो इंटरेस्ट ग्रुप पे, या कोई फोर्स होता है, ठीक है, तो उसमें कस्टमर ग्रुप्स का क्या रोल होता है, प्रेशर। देखिए, स्टेक होल्डर्स का किसी ना किसी वजह से जो है कंपनी पे कोई ना कोई इम्पैक्ट आ रहा होता है। अगर वो कोई कस्टमर की वजह से, प्राइस की वजह से, या कस्टमर प्रेशर की वजह से, ठीक है, या किसी और चीज की वजह से, मतलब आप कस्टमर किसी चीज को क्यों उस पर फीडबैक देगा, कोई इंग्रेडिएंट्स खराब हुआ है फूड में, सोडा वगैरह वगैरह, जिस चीज में एक मसला आ जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है लोग ज्यादातर, अब आजकल जो है हाइजीनिक चीजों को ज्यादा पसंद किया जाता है कि यार साफ हो, खराब ना हो, लोगों ने सही हाथ, मतलब सही इस्तेमाल किए हो, जो हाथ साफ है ना, साफ इस्तेमाल किए हो, उसमें कोई मसला, कोई गंदगी ना हो। ठीक है ना, तो रेस्टोरेंट को ज्यादातर इस चीज को वो हम देखते हैं कि उसमें एथिकल स्टैंडर्ड को ज्यादा फॉलो किया जाता है कि नहीं। जितने भी आपके एसी होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी, डिप्टी कमिश्नर, ये खामखा इलाकों में जाता है और देखते हैं कि लोग गलत चीज तो ऑफर नहीं कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है ना, अब स्टेक होल्डर्स में तीन अप्रोचेस होते हैं स्टेक होल्डर थ्योरी में। एक होता है नॉर्मेटिव, एक होता है डिस्क्रिप्टिव, एक होता है इंस्ट्रूमेंटल। क्या क्या होता है दोबारा बताता हूँ, देयर आर थ्री अप्रोचेस इन स्टेक होल्डर थ्योरी। एक होता है नॉर्मेटिव, दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव, एंड द थर्ड इज इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच। अब फर्स्ट अप्रोच में क्या है, फर्स्ट अप्रोच में ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है इथिकल गाइडलाइंस को, ठीक है, जो हमें बता दे कि कैसे आपने स्टेक होल्डर्स को ट्रीट करना है। दोबारा बताता हूँ, नॉर्मेटिव अप्रोच में ये होता है कि आपने एथिकल गाइडलाइंस को देखना है, और उसमें ये देखना है कि कैसे डिक्टेट कर रहा है, क्या फर्म्स कैसे अपने स्टेक होल्डर्स को ट्रीट करें। उसमें ये भी देखना है हमने प्रिंसिपल अपनी वैल्यूज को कैसे वो डायरेक्शन देता है नॉर्मेटिव डिसीजन में। ठीक है, वेयर जब आप डिस्क्रिप्टिव अप्रोच की बात करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में क्या होता है, उसका ज्यादातर फोकस जो है एक्चुअल बिहेवियर में आ जाता है। ठीक है, एक्चुअल बिहेवियर में कि कैसे फॉर्म, कैसे वो यूजुअली एड्रेस करता है, कैसे डिसीजन आ जाता है, कैसे वो स्ट्रेटेजीज बनाता है स्टेक होल्डर्स के लिए और स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, थर्ड अप्रोच क्या है, द इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच। इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच में क्या होता है कि स्टेक होल्डर्स डिस्क्राइब करता है कि what happens if firms have behave in a particular way, कि फर्म्स कैसे बिहेव करता है उस पर्टिकुलर जगह पर। ये अप्रोच ज्यादातर मुफीद है। अगर हम देख लें तो उसमें हम रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं बिटवीन द मैनेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर, उसकी प्रोसेस को भी देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, और उसकी प्रैक्टिस को कि कैसे इंप्लीमेंट करता है हम स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप विद एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये अप्रोच दोबारा बताता हूँ, ये अप्रोच कहाँ पर ज्यादातर मुफीद है, क्योंकि ये हमें बताता है कि कैसे रिलेशनशिप आपने बनाना है इन द मैनेजमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, और कैसे उसको इंक्लूड करना है किसी प्रोसेस स्ट्रक्चर में,
तो उसको कैसे प्रैक्टिस करना है, इम्प्लीमेंट करना है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे एसोसिएट करना है। ठीक है। अब सर्वाइवल और परफॉर्मेंस जितने भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें जो है आपने किसी कंपनी में उसकी वैल्यू बनानी है, उसमें आपने ऑल प्राइमरी स्टेक होल्डर्स को देखना है, मद्देनजर देखना है, और कैसे इसको अटेंड करना है, कैसे उसके जो है किसी और ग्रुप के साथ इसको देखना है। अच्छा, ये तो आपको पता होगा कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, और कैसे वो डैमेज होते हैं, कैसे उसकी रेपुटेशन खराब होती है, उसका शेयर होल्डर्स कॉन्फिडेंस जो है वो खराब होता है, ठीक है, और उसको अगर थ्रेट्स मिल रहे हैं किसी भी वजह से, ठीक है, तो वो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि इकोनॉमिक कंडीशंस किस जगह पर खराब हो जाए, या इथिकल मिसकंडक्ट आ जाता है, या पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ जाती है, ठीक है। जब आपका ये कॉन्फ्लिक्ट होगा तो खामखा आपका इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाएगा, मिसकंडक्ट आ जाएगा इथिकल इथिकल स्टैंडर्ड में, या आपने उसको ओवरकम करने में फिर आपका पूरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगा। अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इथिकल मिसकंडक्ट जो है सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। पूअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के मुकाबले में इथिकल मिसकंडक्ट जो है बहुत ज्यादा खतरनाक भी होता है, ठीक है। स्टेक होल्डर्स जो है ज्यादातर इफेक्ट कहाँ से होते हैं, नेगेटिव एविडेंस या एक्सपीरियंस की वजह से, या कोई शिफ्ट की वजह से, कोई कॉरेस्पॉन्डिंग शिफ्ट आ जाता है, ठीक है, या फर्म्स की रेपुटेशन खराब हो जाती है। तो एक ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि फर्म्स कुछ इस तरह की नेगेटिव पब्लिसिटी अगर वो देख ले, वो या मिसकंडक्ट है, तो उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है, वो रेपुटेशन खराब कर देता है, और फिर वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि अपने कस्टमर को रिटेन करना, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। अब अगर आपने ये ट्रस्ट बनाना है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस बनाना है स्टेक होल्डर्स के साथ, सीईओ के साथ और टॉप मैनेजमेंट के साथ, तो आपने एक ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्सिबल मैनर लाना होगा, जिसमें आपका जो है, आपने ये डिसेप्टिव चीजें नहीं डालनी, ये धोखे वाली अनट्रुथफुल चीजें नहीं डालनी, ठीक है, स्टेक होल्डर्स के लिए, ठीक है। तो अनएथिकल चीजें जो भी होता है वो आपने नहीं डालनी, क्योंकि वो आपके ट्रस्ट को लॉस करता है, ठीक है। तो कुछ मिसालें यहाँ पर भी है कि मिसकंडक्ट की वजह से उसको बाहर किया गया हो, ठीक है, इसमें कुछ मिसालें हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, आपको रिसोर्सेज, मतलब आपके जितने भी जहाँ पर काम करते हैं, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस में जो है स्टेक होल्डर्स का ज्यादा काम होता है, ठीक है। अगर आप देख ले, तो आपके देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। शेयर होल्डर्स मिसाल के तौर पर जो है वो क्या करते हैं, अगर आप देख ले, शेयर होल्डर्स फॉर एग्जांपल, उसमें अगर आप देख ले तो सप्लाई कैपिटल्स या सप्लाई ऑफ मटेरियल जितने भी हैं, ठीक है, आपको राय कौन देता है। अच्छा, तबरेज, आपसे एक सवाल है। जी तबरेज, आप सुन रहे हैं? आपसे एक सवाल है, जी सर। मुझे ये बताइए, देयर आर टू जी जी टाइप्स ऑफ स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स, वो मुझे बताएं कि कौन कौन से शेयर होल्डर। सर, एक इंटरनल होते हैं और एक एक्सटर्नल नहीं, होते हैं। वो तो स्टेक होल्डर हो गया, स्टेक होल्डर अलग चीज है। मुझे ये बताइए अच्छा। कि शेयर होल्डर जो हिस्सेदार होते हैं, उसमें टू टाइप्स ऑफ शेयर जी होल्डर। जी जी, शेयर होल्डर की बात है, मैं समझा स्टेक होल्डर का नहीं कह नहीं, रहे हैं। वो बताएं वो कौन। सर, शेयर होल्डर्स वो होते हैं जी जिनके शेयर्स या कंपनी कंपनी के एम्प्लॉयज भी खरीद सकते हैं, या आउट ऑफ एम्प्लॉयज भी खरीद सकते हैं ना, या बाहर के लोग भी खरीद सकते नहीं, हैं उसमें कंपनी के शेयर। दो किस्म के शेयर्स हैं। शेयर्स बताएं, वो शेयर्स कौन से हैं, दो किस्म के। सर सॉरी, वो तो नहीं पता। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स या शेयर्स। एक होता है कॉमन स्टॉक्स या कॉमन शेयर्स, और एक होता है प्रेफर्ड शेयर्स या प्रेफर्ड स्टॉक्स, ठीक है। तो जी जी
कॉमन शेयर्स में आपको मैंने बताया था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन शेयर होल्डर नहीं होते, ये कॉमन शेयर होल्डर उसकी वो वोटिंग राइट भी होती है, वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा भी लेता है मीटिंग्स में, एनुअल जनरल मीटिंग जितने भी होते हैं। वेयर जब प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स की बात आ जाए तो वो एक किस्म के कर्जदार होते हैं। ठीक है, उसका फिक्स डिविडेंड होता है, मतलब फिक्स हिस्सा प्रॉफिट लेता है, डिविडेंड प्रॉफिट को कहते हैं। ठीक है, फिक्स डिविडेंड होता है, वो अपना फिक्स डिविडेंड क्लेम करता है। और जब लिक्विडेशन होता है, मतलब कंपनी खत्म हो रही होती है, तो उसको ज्यादा तरजीह जाती है बाद में फिर कॉमन स्टॉक होल्डर। ठीक है, कॉमन स्टॉक होल्डर वो तावान भी उठाता है और फायदा भी उठाता है। ठीक है, ये किस्म का जो आप कह सकते हैं कि यार इस्लाम में हलाल भी है ये कॉमन स्टॉक होल्डर, और वेर फिक्स जो लेते हैं वो आपको पता है कि नहीं है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा बहुत ये आपको प्रेफर्ड और कॉमन शेयर्स के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, अब तो आपको याद सर होगा वो ना। उसमें, जी जी सर, वो लॉस और प्रॉफिट दोनों में वो होते जी हैं जी, ना, शरीक होते हैं। ये कॉमन शेयर होल्डर जो होते हैं वो दोनों उठाते हैं। अगर वो नुकसान आते हैं नुकसान भी उठाते हैं, अगर फायदा आते हैं तो फायदा भी उठाता है। ठीक है। जी ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं हम अपने स्टेक होल्डर्स की तरफ कि कैसे हमने टू टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर जो है हमने वो देखने हैं। ठीक है, वी कैन आइडेंटिफाई टू टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। एक होता है प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। ठीक है, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? वो वो लोग होते हैं जिसका एसोसिएशन होता है, जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि फर्म्स की सर्वाइवल के लिए। इसमें जो है आपके एम्प्लॉयज आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं, और गवर्नमेंट्स और कम्युनिटीज, ये सारे जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कौन से होते हैं? एक तो मैंने बता दिया इंटरनल स्टेक होल्डर्स, एक होता है एक्सटर्नल। अब आते हैं हम स्टेक होल्डर्स के अंदर जो है प्राइमरी कौन से होते हैं और सेकेंडरी कौन से होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी में कौन से आते हैं? वो बंदे जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं फर्म्स की सर्वाइवल के लिए, उसमें एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स और गवर्नमेंट्स और कम्युनिटीज आती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और आपकी कंपनीज की ग्रोथ बढ़ाने में बड़ा अहम किरदार होता है। ठीक है, ठीक। अब इसमें जो है आपका फर्म एक्शन क्या होता है? आपका रिलेशनशिप देखता है प्राइमरी स्टेक होल्डर्स के दरमियान, और इसमें जो है आपका एक स्ट्रॉन्ग इथिकल कॉर्पोरेट कल्चर आ जाता है। ठीक है, अब इथिकल कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है? बिकॉज ये आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप के साथ जो है लिंक होता है, और अगर इसको हम देख लें तो हम ज्यादातर इथिकल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं इसी वजह से। ठीक है, अगर इसको हम अपने साथ अटैच कर लें। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि इथिकल सॉरी सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो टिपिकली आपके साथ एंगेज ट्रांजेक्शन में होती है किसी कंपनी में। ठीक है, या इतने आपके लिए एसेंशियल नहीं होते सर्वाइवल के लिए। ठीक है, इसमें अगर आप देख लें तो मीडिया, ट्रेड एसोसिएशन या स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें तो आपके यहाँ पर तो खैर ये तो अमेरिकन बुक है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पीपल, या आप यहाँ पर देख लें यूबीआई, यूबीआई एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट्स। तो इसका जो है फिर रिटायरीज जो लोग होते हैं उसके साथ वो करना है। तो ये क्या है, ये किस्म का आपके सेकेंडरी स्टेक होल्डर है, जितना वो आपके साथ सर्वाइवल के लिए इतना जरूरी नहीं होता। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल कितना जरूरी नहीं होता। लेकिन अगर आप देख ले तो दोनों को जो है हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज में डाला है, वो इसीलिए कि हमने एक्सेप्ट करना है। ठीक है, किसी भी कॉर्पोरेट बिहेवियर में, और इसको हमने रिकग्नाइज करना है। ठीक है, कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जो है डे टू डे कंसर्न में हमने इसको डालना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ टेबल आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा इथिकल कल्चर जो है कैसे इम्प्रूव होता जा रहा है। ठीक है, 2000 में हमारा पास कितना वो था? ठीक है, 80% क्या था? 100% में से कितना वो हमारा था? और अब देख ले स्ट्रॉन्ग लर्निंग या लीडिंग, सॉरी स्ट्रॉन्ग लीडिंग और वीक लीडिंग कितना बढ़ता जाता है, तो अभी कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में इथिकल स्टैंडर्ड को ज्यादातर तरजीह इस पे देने चाहिए कि कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करना है। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी को हमने जहन में रखना है। ठीक है,
अच्छा, अच्छा ये क्या नाम है आपका, मैं भूल गया हूँ। थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद जो है मैं वापस आता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि आज लास्ट डे है, कल रोजा भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। दोबारा मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगा। ठीक है, चलिए।